तो इसमें पहले द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। तो एक बैलेंस शीट आपको गिवन है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लास्ट ईयर देखो 2015 और करंट ईयर 2016। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहाँ ये भी होती है, जैसा आपने 12th क्लास में भी देखा था कि कई बार ये ईयर्स रिवर्स ऑर्डर में दिए होते हैं। तो करंट ईयर पहले लिखा होगा 2016, फिर लास्ट ईयर 2015। तो डिफरेंसेस देखते समय आप ध्यान रखें कि हमें हमेशा लास्ट करंट ईयर के बैलेंस में से लास्ट ईयर का बैलेंस सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब वो किसी भी ऑर्डर में आपको गिवन हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देखो, पहले मैं इसमें एडजस्टमेंट्स पढ़ूंगा कि एक्चुअली है क्या, आपको गिवन क्या है और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स यहाँ कवर हो रही हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स मतलब वर्किंग नोट्स बनाने हैं। और आप मेरे साथ बना पा रहे हैं तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 मतलब करंट ईयर। अब मैं बार बार बोलूंगा 2015 मतलब लास्ट ईयर और 2016 मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में क्या हुआ है, द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। तो 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है, तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं एट पार अगेंस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। तो देखो इस एडजस्टमेंट को अभी मैंने ऊपर कवर किया था। तो 10 लाख के एसेट इशू की, 10 लाख के शेयर इशू किए हैं, 6 लाख की मशीनरी खरीदी है, 1,50,000 की गुडविल खरीदी है और स्टॉक खरीदा है 2,50,000 का। तो अब इस एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक गुडविल अकाउंट बनाना है, एक स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो वर्किंग नोट्स में आप मेरे साथ ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये चारों अकाउंट्स पहले बना लें, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट, एक गुडविल अकाउंट, एक स्टॉक अकाउंट। इनके बैलेंसेस जब मैं पढ़ूंगा अभी क्वेश्चन को तो उस समय मैं आपको लिखवाऊंगा। तो ये चारों अकाउंट बनेंगे एटलीस्ट, ये आप अभी ध्यान रखें और इन चारों अकाउंट्स को मेरे साथ साथ बना लें। इसके बाद आप देखो सेकंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है, प्लांटेड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन है। तो दो अकाउंट आप ये भी बना लें, एक लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट। इनके बैलेंसेस अभी हम ऊपर से लिखवाएंगे और फिर ये डेप्रिसिएशन जो है एडजस्टमेंट्स को दोबारा जब पढ़ेंगे तो उस समय लिखेंगे। इसके बाद देखो मशीनरी से रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है, मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 3,25,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,25,000 वाज सोल्ड फॉर 1,75,000। तो अब इसमें मशीनरी का अकाउंट तो आप बना चुके हैं। अब एक सवाल आएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें बनाना है या नहीं बनाना है। तो इसका जवाब क्या है, क्या डेप्रिसिएशन के बैलेंस दोनों साल के दे रखे हैं। देखो एडजस्टमेंट में तो कहीं नहीं दे रखे, और अगर आप लाइबिलिटी साइड अच्छे से देखें तो कहीं भी डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं दे रखे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसी तरह एसेट्स में भी देखो, एसेट में से कहीं सब्ट्रैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ मशीनरी का एक ही अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। वो जब बनाना होगा जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के दोनों बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन होंगे। अब देखो और यहाँ आप देख रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, तो आप अभी बना लें और उसके बैलेंसेस मैं अभी आपको ऊपर सवाल से लिखवाने वाला हूँ। During the year ended 31st March 2016, the company paid income tax and dividend amounted to rupees 2,75,000 and 4 lakh. तो एक आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लें क्योंकि टैक्स पेड आपको मेंशन्ड है और डिविडेंड पेड है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनाना है। और अब इसमें क्या कह रहा है, इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को इग्नोर करना है, उसका कुछ नहीं करना है। अब फाइनली आपसे चाहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो AS3 रिवाइज्ड के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एंड शो यूर वर्किंग्स क्लियरली। तो अभी जो मैं बात कर रहा था वर्किंग्स में आपको अकाउंट्स बनाने की ही बात कर रहा था। तो अभी तक मैं श्योर हूं कि आप ये अकाउंट्स बना चुके हैं। कौन कौन से, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसने नहीं बनाया है वो भी अभी जल्दी से इसको पहले बना लें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट
और उसके बाद आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट के बाद आप देख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। तो ये सब अकाउंट्स आपको बनाने हैं। ये सब अकाउंट्स कैसे दिखाई देंगे, एक बार उसका क्लिप, उसका आइडिया आप ले सकते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ एक शेयर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। अभी ये सब आप अपने आप बनाएंगे मेरे सामने। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं गुडविल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। तो ये वो सारे अकाउंट्स हैं जो अभी आपको मेरे साथ साथ बनाने हैं वर्किंग नोट्स के। तो एडजस्टमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। देखो एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे प्रॉपरली, और आप इस सवाल को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपको गिवन है लास्ट ईयर की 25 लैक्स, करंट ईयर की 40 लैक्स। तो आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें आप लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी 25 लैक्स एंड टू बैलेंस सीडी 40 लैक्स। ये बैलेंसेस लिख देंगे आप। सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो ये बढ़ गया है, लास्ट ईयर था नहीं, अब 1 लाख रुपीस का है। तो इससे क्या मतलब है, जो हमने शेयर इशू किए हैं वो हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो ये पार्ट होगा कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाते समय इस 1 लाख रुपए के सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम ऐड करेंगे। इसको फिर मैं कवर करूंगा जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दिखा रहा हूँ। अब देखो जनरल रिजर्व ये था 12,50,000 का, अब हो गया है 15 लैक्स का। तो कितने का जनरल रिजर्व बनाया है आपने साल में, 2,50,000 रुपीज का। 12.5 से बढ़ के 15 लाख हो गया है। तो ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये आपको ऐड करना पड़ेगा ऊपर, जब आप डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस से शुरू करेंगे। तो इस पार्ट पर भी मैं आऊंगा। पहले एडजस्टमेंट्स वाले सारे अकाउंट्स में आपके बनवा रहा हूं। सरप्लस, अब देखो सरप्लस का जहां तक सवाल है तो ओपनिंग सरप्लस कितना था 20 लैक्स, क्लोजिंग सरप्लस कितना था 29 लैक्स। तो 9 लाख रुपीस का डिफरेंस है। यहां से आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 14% डिबेंचर्स, 10 लाख रुपीस है दोनों ईयर्स में। तो बड़ा घटा तो है नहीं, लेकिन इसके इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय। सन्ट्री क्रेडिटर्स आप देख रहे हैं पहले 25 लैक्स के थे, अब 20 लैक्स के हैं। तो ये घट गए हैं। इसको हम ऑपरेट कब करेंगे, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा तो उस समय पर हम इसको ट्रीट करेंगे सन्ट्री क्रेडिटर्स को। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाने को मैंने बोला था, पहले मैं आपके अकाउंट्स कंप्लीट करवा रहा हूं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट जो है देखो उसमें हमने क्या किया, बाय बैलेंस बीडी 2,50,000 और टू बैलेंस सीडी वो 3 लाख रुपीस हो गया। तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लिया। गुडविल अकाउंट मैंने बनाने को बोला था, तो उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, टू गुडविल अकाउंट, टू बैलेंस बीडी कितना 1,50,000 एंड बाय बैलेंस सीडी कितना 2,50,000। एसेट है ना, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग के भी बैलेंसेस आप लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 20 लाख रुपीस एंड बाय बैलेंस सीडी 19 लाख रुपीस। मशीनरी के भी बैलेंस इसी तरह से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 37,50,000 रुपीस और बाय बैलेंस सीडी 40,75,000 रुपीस। तो आपने गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनाएंगे। वहां टू बैलेंस बीडी 10 लाख रुपीस और बाय बैलेंस सीडी 11 लाख रुपीस। तो ये चारों एसेट्स का, जैसे मैंने आपको कहा था वर्किंग नोट्स बनाते समय आप अकाउंट बनाएंगे और चारों के बैलेंसेस आपने लिख लिए हैं। अब उसके साथ देखो स्टॉक है तो करंट एसेट है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे वही जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल चुका होगा। सन्ट्री डेटर्स भी वही ट्रीट होगा। कैश एट बैंक जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की तरह ट्रीट होगा, तो वो लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो अब देखो इन अकाउंट्स के बैलेंसेस मैंने लिखवा दिए, जो भी अकाउंट्स बनाने थे आपको। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमने किया क्या, कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कितने की 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 10 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं और मशीनरी खरीदी है 6 लाख रुपए की, गुडविल खरीदी है 1.5 लाख रुपए की और स्टॉक खरीदा है 2,50,000 रुपए का। तो इससे रिलेटेड आप समझ लें कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने जो बनाया था उसमें आप क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट 6 लाख रुपीस लिख लें आप, बाय मशीनरी 6 लाख
बाय गुडविल 1,50,000 एंड बाय स्टॉक 2,50,000। तो इक्विटी शेयर के जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस थे और ये 10 लाख लिख देने के बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, बैलेंसिंग फिगर, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा परचेज ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन कैश। तो साल में आपने कितना इक्विटी शेयर कैश में इशू किया, तो उस बैलेंसिंग फिगर को निकाल लो बाय कैश अकाउंट। और ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखा देता हूं आपको, वो किस तरह से दिख रहा होगा। अब आपको पहले इसी को कंप्लीट करो। टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 25 लाख लिखा, टू बैलेंस सीडी 40 लाख लिखा, बाय मशीनरी 6 लाख, बाय गुडविल 1,50,000, बाय स्टॉक 2,50,000। ये सब करने के बाद अब क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आप देख रहे हैं 5 लाख रुपीस की, ये क्या डिनोट कर रहा है? परचेज नहीं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल इन कैश। तो जो 5 लाख रुपए के शेयर आपने कैश में इशू किए हैं, ये 5 लाख कहाँ जाएगा? अभी जब हम करेंगे क्या, कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के डेबिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा ये। तो इसके बाद देखो जब शेयर कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम पूरी कर चुके हैं वर्किंग नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप क्या करने वाले हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी अमाउंटेड टू ₹1 लाख एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट आपने बना लिया है, उसमें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लिखेंगे 1 लाख, और प्लांट मशीनरी का अकाउंट आपने बना लिया है, उसमें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लिखेंगे 3,50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग में बाय डेप्रिसिएशन, मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन, ये दोनों लिख देने के बाद ये अकाउंट्स अभी मैं दिखाऊंगा। पहले मशीनरी की एडजस्टमेंट नंबर 3 और पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब मशीनरी कॉस्टिंग ₹3,25,000, तो 3,25,000 वाली मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उस पर कितने की थी? 1,25,000 रुपए की। तो कितने की बची बुक वैल्यू अभी कितने की हुई? 2 लाख रुपीस की। वाज सोल्ड फॉर 1,75,000, तो उसको 1,75,000 में बेच दिया। तो 1,75,000 में बेचा, वो तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे आप मशीनरी में। लॉस कितने का हुआ? 2 लाख वाली 1,75,000 में बेची, तो 25,000 का लॉस हो गया। उसको आप बाय लॉस ऑन सेल या बाय P&L अकाउंट लिखेंगे मशीनरी अकाउंट में। तो अब जो लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेंगे, मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। तो ये दो अकाउंट्स अब आप कंप्लीट कर चुके हैं। मैं फिर ये अकाउंट्स देखो फिर आपको फाइनली दिखा रहा हूं। मशीनरी अकाउंट में आपको क्या दिख रहा है? टू बैलेंस बीटी आपने लिखा था, बाय बैलेंस सीटी आपने लिखा था। एक वो जो शेयर हमने खरीदे थे, मशीनरी शेयर हमने मतलब इशू किए थे मशीनरी खरीदने के लिए, तो टू शेयर कैपिटल आपने लिखा था 6 लाख। मशीनरी बेची है बाय बैंक अकाउंट सेल, जो आप देख पा रहे हैं 1,75,000। डेप्रीसिएशन कितने की थी? 3,50,000 की। और जो लॉस ऑन सेल था, ये डेप्रीसिएशन गिवन थी, मैंने बोला था अभी क्रेडिट में लिखो, लॉस ऑन सेल था 25,000 का। तो ये सब फिगर्स आपको समझा दी गई। अब मशीनरी अकाउंट जब आप क्लोज करेंगे तो टू बैंक अकाउंट बचेगा बैलेंसिंग फिगर, और वो 2,75,000 बचेगा, 2,75,000। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने इस साल मशीनरी खरीदी है, ये वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जाएगा कहां पर? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अभी ऊपर बनाओगे तो वहां पर ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे वो जो शेयर कैपिटल खरीदी इशू की थी मशीनरी खरीदने के लिए, वो अब कहीं से अलग नहीं जाएगा। बैंक, ये जो देख रहे हैं आप 1,75,000 की मशीनरी हमने बेची है, तो इसको क्या करेंगे? कैश इनफ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। डेप्रीसिएशन जो 3,50,000 की आपने लगाई है, ये आपकी एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड होगी। लॉस ऑन सेल भी ये कहाँ जाएगा? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड होगा। तो मशीनरी अकाउंट क्लियर हो गया है। अब आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में आप क्या देख रहे हो?
टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सीटी मैंने लिखवाया, सिंपली एक डेप्रिसिएशन लगी है 1 लाख रुपीस की, तो ना तो ये बढ़ा ना तो ये घटा, तो लैंड एंड बिल्डिंग सिंपल ऐसे ही बना, टैली हो गया। बस जो डेप्रिसिएशन लगी है लैंड एंड बिल्डिंग की वो आप कहां पर लेकर जाएंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड करेंगे। यहीं पर आप एक गुडविल अकाउंट भी देख सकते हैं, बैलेंसेस आपने लिखे हुए हैं टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सीडी। अब एक जो शेयर हमने इशू किए थे गुडविल के लिए 1,50,000, तो इसका जो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा 50,000 का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो वो हम ऐड करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के टाइम पर। यहाँ एक और बात समझने की है, अगर ये गुडविल का बैलेंस डेबिट में बचता तो वो रिप्रेजेंट करता परचेज ऑफ गुडविल, और परचेज ऑफ गुडविल फिर हम लेकर जाते इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट करते, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरह ट्रीट होता। तो गुडविल अकाउंट भी अब आप क्लोज कर चुके हैं। गुडविल अकाउंट क्लोज करने के बाद अब एक और अकाउंट आप यहीं पर देख लो, स्टॉक अकाउंट जो मैंने बताया था, उसमें आपने लिखा टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख चुके हैं। शेयर कैपिटल जो आपने स्टॉक खरीदा था शेयर इशू करके, वो 2,50,000 दिखाई दे रहा है। तो अब वो लिखने के बाद जो स्टॉक अकाउंट में बैलेंस बचता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि आप जो इंक्रीज इन स्टॉक है बेसिकली 8,50,000 का। तो जो स्टॉक हमने खरीदा है 8,50,000 रुपए का, ये वो है जो कि कैश में खरीदा है। तो इंक्रीज इन स्टॉक, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ ना, तो करंट एसेट बढ़ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां पर, जब हम निकालेंगे कैश, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। तो अब देखो कौन सी एडजस्टमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अकाउंट बना चुके हैं। एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हो गई, 2 कंप्लीट हो गई, 3 कंप्लीट हो गई। न्यू इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। तो अब आप इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट देख लो, बिल्कुल सिंपल है, अकाउंट आप बना चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग से मुझे नहीं लगता, खैर इसमें अकाउंट हमने बनाया है, वो ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट खरीदी है उसको मैं अभी शो कर बता दूंगा आपको, ठीक है, एक बार दोबारा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाने जाएंगे। तो और इसमें क्या समझना है, ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2016 the company paid income tax। तो इनकम टैक्स पे किया है कितने का, 2,75,000 का। और दूसरा क्या है, डिविडेंड पे किया है 4 लाख रुपीस का। तो डिविडेंड की तो अलग से कोई अकाउंट नहीं बनेगा, वो सिंपली ऐड होगा ऊपर, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे होंगे उससे पहले सरप्लस के डिफरेंसेस में। और ये डिविडेंड सब्ट्रैक्ट भी होगा कहां पर, कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो इसके साथ जो टैक्स है, हाँ, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट आपने बनाया हुआ है, वहां पर हम टैक्स पेड को लेकर जाएंगे। तो कितने का टैक्स पे किया है, देखो ये लास्ट अकाउंट आपका रह गया है, शेयर कैपिटल बन गया, मशीनरी बन गई, गुडविल बन गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसमें बाय बैलेंस बीटी टू बैलेंस सीटी आप देख रहे हैं। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, टू बैंक अकाउंट, जो टैक्स आपने पे किया है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी, टैक्स मेड। ये टैक्स मेड ऊपर ऐड होता है जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब मेड, ये ऐड होगा कहां पर, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे होंगे, डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस से। और पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब तक आप सारे अकाउंट्स बना चुके हैं। सारे अकाउंट्स बनाने के बाद देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप मेरे साथ बना सकते हैं, और नहीं अगर बना पाए पूरी तो फिर उसको क्लास के बाद भी बनाकर देख सकते हैं। हर एक आइटम में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जल्दी से आप देख लें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इस सवाल में अब कैसे दिखाई देगी। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप सबसे पहले निकालेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कहां से निकला है, क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस का डिफरेंस है। देखो सवाल में आपको दे रखा होगा सरप्लस लास्ट ईयर 20 लाख था और अब है 29 लाख, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 9 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 लाख। यहाँ से आप शुरू करेंगे एड जनरल रिजर्व, तो जो जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया था 2,50,000, ये वो है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। प्रपोज डिविडेंड हमने जो
एडजस्टमेंट में दे रखा है उसी को यहाँ ऐड किया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ ऐड किया गया है। ये सब ऐड करने के बाद क्या निकला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ क्या आइटम्स ऐड होंगी, ये वो हैं जो एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आप करते हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ है 50,000, ये सब अकाउंट से निकली थी बैलेंसिंग फिगर और मैंने वहीं आपको समझाया था। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ ऐड होगा 1 लाख। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ ऐड होगा 3,50,000। लॉस ऑन सेल, मशीनरी बेची थी ना लॉस पर, वो भी यहाँ ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो देख लो डिवेंचर्स हमारे जो थे कितने के, 10 लाख रुपीस के थे सेम, उस पर जो इंटरेस्ट था, ये एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता चुका हूं। तो 14 लाख का 10 लाख का 14%, 1,40,000, तो ये वो डिवेंचर पे इंटरेस्ट है, ऐड किया गया है यहाँ पर, और डिवेंचर पर इंटरेस्ट है तो ये नीचे लेस होगा जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे। तो अब इसके बाद देखो सब्ट्रैक्ट क्या किया गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स जो थी 10 लाख की थी, अब हो गई थी 11 लाख की, और वो साल के शुरू में ही की गई थी। तो पूरी 11 लाख पर 10% का इंटरेस्ट 1,10,000 यहाँ लगा, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा और नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। अब आपके पास आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें एडजस्टमेंट्स करोगे क्या, करंट एसेट बढ़ा तो लेस करेंगे, घटा तो ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज बढ़ी तो ऐड करेंगे और घटी तो लेस करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते समय देखो इंक्रीज इन स्टॉक है 1,50,000 का, वो सब्ट्रैक्ट किया गया है। इंक्रीज इन डेटर से 2,25,000 का, वो सब्ट्रैक्ट किया गया है। डिक्रीज इन क्रेडिटर से 5 लाख का, वो क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। ये सब करने के बाद लास्ट में पेमेंट ऑफ टैक्स, तो जो टैक्स हमने पे किया है 2,75,000 का, वो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाता है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो है 5,80,000 का। तो 5,80,000 हो गया नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिल्कुल सिंपल है, सेल ऑफ मशीनरी हमने की है 1,75,000 की। ये सब अकाउंट्स बनाते समय मैंने आपको एक एक आइटम बताई है। परचेज ऑफ मशीनरी है 2,75,000 की। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 का, ये अभी ऊपर हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर वापस ऐड किया गया है। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो जो पैसा गया तो वो सब्ट्रैक्ट किया गया है, आया तो ऐड किया गया है। फाइनली ये प्लस माइनस करने के बाद कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 90,000। अब आप निकाल रहे हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, ये 5 लाख रुपीस है जो शेयर कैपिटल का बैलेंस आया था, मतलब ये वो शेयर कैपिटल है जो हमने कैश में इशू की है, जो मशीनरी में के लिए दी थी या गुडविल के लिए दी थी वो सब इग्नोर की गई है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 1 लाख रुपीस का, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ था आपको, ये पैसा आया फाइनेंसिंग में प्लस किया गया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये वही जो एडजस्टमेंट थी अभी हमने ऊपर ऐड की थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले, और यहाँ सब्ट्रैक्ट की गई है। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर हमने इंटरेस्ट दिया है 1,40,000 का, तो वो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अब फाइनली आपके पास आ गया है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये 60,000 है। अब देखो ये तीन फिगर्स हैं ए बी सी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 5,80,000 प्लस करोगे जब -90,000 और फिर प्लस करोगे 60,000, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जब इन तीनों एक्टिविटीज की एडजस्टमेंट कर लोगे तो उसके बाद आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर 5,50,000। तो इंक्रीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस आया है, और अगर ये नेगेटिव बैलेंस आता तो ये डिक्रीज बोलते, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव बैलेंस आया तो इसमें आपको क्या समझाया गया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सिंपली 50,000 रुपीज है जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखा है कि ओपनिंग कैश जो था, देखो वो बैलेंस शीट में एक बार आप देख सकते हो, कैश के नाम पर ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, कैश एट बैंक लास्ट में आप देख रहे हैं। तो ये ऐड करने के बाद ये 6 लाख रुपीस जो आपको दिख रहा है कैश एट बैंक, ये वहां पर आ जाना चाहिए, और अगर 6 लाख आ गया है तो इसका मतलब आपने ये सवाल सही सॉल्व किया है। तो देखो वैसा ही हो रहा है,
5,50,000 में हमने 50,000 ऐड किया, तो अब हमारे पास 6 लाख आ गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 6 लाख रुपीस। तो ये 6 लाख रुपए हमारे साल के आखिरी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। तो ये एक बड़ा सवाल, देखो पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पर किया, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आपने मेरी क्लास को ढंग से अटेंड किया है तो आप इस सवाल को घर पर भी, और अगर एग्जाम में ऐसा ही कोई सवाल आएगा तो उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो 13% ऑफ द वेटेज, मतलब 100 में से लगभग 13 नंबर का कोर्स आपका इस 2 घंटे के सेशन में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। और अगर आपने अच्छे से सुना है तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे।